ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंटिटी सेट। इससे प्रीवियस वन हमने एंटिटी के बारे में हमने स्टडी किया था और इंफॉर्मेशन हमने गेन की थी। ठीक है, तो एंटिटी के बारे में हमने पहले जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक टर्म है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट से मुराद ये है कि जब आपके पास ऐसी एंटिटीज हों जिनके एट्रीब्यूट सेम हों, वो तमाम एंटिटीज जिनके एट्रीब्यूट सेम हों, तो उसको हम एंटिटी सेट बोलते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के नाते अगर आप एक एंटिटी हैं तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तमाम के तमाम एंटिटीज हैं, ऐसे ही है। तो क्लास एक एंटिटी सेट होगा। आप हुसना, आपके बैग पर साउंड जनरेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो आप स्टूडेंट होने के नाते आप एक एंटिटी हैं। ठीक है, और एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे रोल नंबर, नाम, क्लास, मार्क्स, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह बाकी तमाम स्टूडेंट भी तो हैं जो आपकी क्लास में हैं, और बाकी लोगों के भी एट्रीब्यूट्स हैं सेम लाइक। तो इस तरह से तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, जो हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डाटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं फील्ड में, रिकॉर्ड में और फाइल में। तो एक फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं और एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स होती हैं और एक फील्ड के अंदर एक डाटा अवेलेबल होता है जो कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर एक क्लास है और क्लास में जितने स्टूडेंट का जो फाइल बनी है या जो लिस्ट बनी है या जो डाटा आप एक जैसा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो एंटिटी सेट कहलाएगा। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लाई की लिस्ट आप देखते हैं तो एम्प्लाई आईडी भी सबका होगा, एम्प्लाई नेम भी सबका होगा, और इसी तरह से उसका डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी सेम लाइक एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इनको हम एज ए होल एंटिटी सेट बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसी एंटिटीज जिसके सिमिलर एट्रीब्यूट्स हों। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन हमारे पास है रेंज। रेंज से मुराद ये है कि किसी भी एट्रीब्यूट की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। यानी कि एक अगर एट्रीब्यूट रोल नंबर है तो रोल नंबर में जितने भी रोल नंबर, पॉसिबल रोल नंबर आपकी क्लास में है वो तमाम उसकी रेंज कहलाएगी। मतलब अगर आपका रोल नंबर 1601 से स्टार्ट होते हैं तो 100 तक जाते हैं, तो ये आपकी रेंज है। अगर आपका 53 से या 50 से स्टार्ट होते हैं तो 50 से ऑनवर्ड जितने भी आपके रोल नंबर हैं वो तमाम उस रोल नंबर की एक रेंज होगी। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो कि आपने प्लेस की हुई हैं वो उसकी रेंज कहलाएगी। इसी तरह आपकी क्लास में जितने नेम हैं और तमाम पॉसिबल नेम्स जो हैं वो उसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह ग्रेड है, इसी तरह मार्क्स है, ये तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं उस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी आप प्लेस करते हैं वो उस रेंज का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन हमारे पास है कंसेप्ट प्राइमरी की। प्राइमरी की आपने डेटाबेसेस में भी पढ़ी होगी। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यानी उसको यूनिकली डिटरमिन करे एक रिकॉर्ड को फाइल के अंदर। एक टिपिकल रिकॉर्ड को आपने सर्च आउट करना है किसी की के बिहाफ पर, तो आप उसको प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसी फील्ड या ऐसा करेक्टरिस्टिक जो कि एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट को एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा, कौन सी फील्ड करेगी? प्राइमरी की। वो की कौन सी होगी?
क्लास की रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकती है, रोल नंबर भी हो सकता है। रोल नंबर भी हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी की के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है या एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा सर। कौन कौन से? मिसाल के तौर पर एग्जांपल। सर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद सर नाम आ जाता है या रोल नंबर आ जाता है इस तरह से। सर रोल नंबर। प्राइमरी की आपकी एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी की के अंदर एक फील्ड भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है फील्ड, ठीक। क्लियर? यस सर। जैसे अगर मैं एक टेबल को डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के टेबल में पहली फील्ड है मेरे पास रोल नंबर, दूसरी नेम, तीसरी क्लास और चौथी मार्क्स। तो अगर मैंने किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो किस फील्ड को यूज करूंगा? प्राइमरी की के तौर पर किस फील्ड को यूज करूंगा? सर रोल नंबर के जरिए सर हम। रोल नंबर के जरिए। अगर मैं ये कहता हूँ रोल नंबर के साथ एक और फील्ड ऐड हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर। यस सर, या CNIC सर। CNIC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को एक साथ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आप एज ए होल आप देखें, इंटायर एनवायरनमेंट को देखें, तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपका रोल नंबर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेबल हो या अप्लाई किया हो या एलोकेटेड हो। तो आपकी मेन एग्जांपल तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8-10 लोग आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनका सेम रोल नंबर मॉर्निंग में भी है, यस सर। ठीक है ना। तो रोल नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर को आप प्राइमरी की बनाते हैं, उससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या दोनों को कंबाइंड करते हैं, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर रोल नंबर सेम होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मुख्तलिफ होंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होंगे तो रोल नंबर मुख्तलिफ होंगे। यस सर। तो इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइमरी की में आ सकते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन है जी, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आप उसको लॉजिकली आप डेवलप करते हैं, उसका लॉजिक डेवलप करते हैं, मींस के उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए उसमें कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज होने, उस पर किस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म होने, ताकि आपका सॉल्यूशन जनरेट हो जाए या आपके रिजल्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से फिर जब आपका लॉजिक डेवलप हो जाता है तो फिर आपने उस लॉजिक को, यानी अभी पहले स्टेप पे ही मैं बात करता हूँ कि लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि आपका जब लॉजिक डेवलप हो जाता है, मींस कि आपने उसके सॉल्यूशन को आपने फाइंड आउट कर लिया है माइंड में वर्चुअली, तो फिर आप उसको राइट डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की फॉर्म में आप उसको राइट डाउन करते हैं कि वो स्टेप्स लिखते हैं जिसकी बेस पर आपने वो तमाम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो किसी भी लैंग्वेज को आप यूज़ करते हुए आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आप एनालिसिस करते हैं, यानी जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इससे मुराद ये है कि उस जो आपने लॉजिक डेवलप किया था या स्ट्रक्चर को यूज़ किया था उसमें उसने स्टोरेज कितनी एलोकेट की है, करवाई है, और उसको कितना टाइम लगा है एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कितना टाइम उसने एक्वायर्ड किया है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर की स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। पहला लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी आप लॉजिक डेवलप करते हैं और उसको एल्गो की फॉर्म में लिखते हैं। फिर आपने किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसको इंप्लीमेंट करना होता है, कोडिंग करनी होती है, और फिर आपने जब कोडिंग कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी स्टोरेज कितनी अक्वायर्ड किया और टाइम कितना अक्वायर्ड किया है। क्लियर? यस। क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का?
नो सर। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की एक डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का है। सर रैम या रोम। लिख के आंसर दे देंगे। तो मेमोरी जब भी हम बात करते हैं टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, यानी रैम की हम बात करते हैं। और इसी तरह से जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज से मुराद आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हार्ड बोलते हैं। अच्छा, तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, इस तरह से अरेंजमेंट करना या इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उसमें डाटा की स्टोरेज और एक्सेसिंग जो है वो एफिशिएंट वे में हो, ताकि तो आपके लिए रिजल्ट्स या आपके लिए डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जिसको हम एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक, ट्रीज एंड ग्राफ्स, इसको हम कंसिडर में, ठीक है, जिसको हम स्टडी करेंगे अपने फर्दर। यहाँ पे कोई बात पूछने वाली ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोग उसको सुन रहे हैं या आप लोगों की अच्छा जी, जैसे पहले हमने बताया डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को डेटा स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करते हैं। और एल्गोरिदम में हम क्या, जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है, सर्चिंग एंड सॉर्ट कर सकते हैं, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ ट्रैवर्सिंग करनी है, अपडेटिंग करनी है, डिलीशन करनी है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो कि आपने स्ट्रक्चर को जब आप अप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एल्गोरिदम। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। लास्ट में हम इंशाल्लाह